नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के एक पोर्शन के बारे में जो है पोइट्री। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 4 पोइट्रीज दे रखी थी, पोएम्स दे रखी थी, जिनमें से एक पोएम एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग ये हटा दी गई है इस बार कोरोना की वजह से। तो अभी आपके सिलेबस में ये 3 पोएम बची हुई हैं, रिस्क, माई गुड राइट हैंड और द लोटस। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो ये 3 पोएम है अभी आपके सिलेबस के अंदर, जिन पर अभी हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आपकी पोएट्री के अंदर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आती है। और कई बार मैं एक स्कूल के अंदर पढ़ाता हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मुझे पता है कि बच्चों को कितनी समस्या आती है। हम सारे बच्चों को रटवा नहीं सकते, ज्यादा याद नहीं करवा सकते, क्योंकि 3 पोएम में हर स्टैंजा वाइज अगर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो एक डिफिकल्ट और टफ वर्क हो जाता है। इसलिए अभी जो मैटर अभी आपके सामने मैं समझाने वाला हूं, इसके अंदर आप बहुत ही आसानी से तीनों पोएम्स की एक्सप्लेनेशन को लिख पाएंगे। एक इंग्लिश की कहावत में अभी कहने वाला हूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो थोड़ा उस पर रहें। एक तो मेरा माइंड बिल्कुल खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक मैं इतना हो जाऊं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो जो अभी बहुत कुछ कर सकता हूं ना, उस पर टिकना है आपको बच्चों, चिंता मत करो। यहां पर अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी टेबल आपके सामने यहां नजर आ रही है, जिसमें 3 टेबल बनी हुई है। देखिए रोज है। रिस्क जो पोयम है जैनेट रैंड के द्वारा लिखी हुई है, आपने पढ़ी होगी आपके स्कूल में, नहीं पढ़ी है तो यहां देख लीजिए। इसकी जो थीम है ना, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो टू टेक रिस्क इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर जीवन में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। दूसरी जो पोएम है माई गुड राइट हैंड, इसका जो पोएट है वो है चार्ल्स मैके, और इसमें कहा गया है कि नन इज ट्रस्टवर्दी, नन इज ट्रस्टवर्दी इन द वर्ल्ड। संसार में कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, किसी पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड। आप ईश्वर के अलावा और अपनी मेहनत के अलावा दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसमें एक लाइन आई है कि अगर आप दूसरों पर भरोसा करते हैं ना, तो वो ऐसे होगा जैसे आप रेत पर घर बना रहे हैं। तो चलिए, ये माई गुड राइट हैंड थी। तीसरी पोएम द लोटस। द लोटस के अंदर आपने देखा था, तोरुदत्त के द्वारा लिखी हुई है ये, कि हमने यहां पर लोटस को एक लिली और रोज के अलावा ज्यादा अच्छा बताया है, यानी सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस। यहां क्या शो किया गया है इस पोएम में, द विक्ट्री ऑफ द लोटस, जो कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ओवर द लिली एंड द रोज। ठीक है, ये यहां पे डिस्क्राइब कर रखे हैं। तीसरी जो पोएम थी हमारी द लोटस। चौथी पोएम है वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी, तो 3 पोएम पर अभी हम बात करने वाले हैं। फटाफट विद इन 5 मिनट के अंदर ना हम सारी पोएम की एक्सप्लेनेशन एक से कवर करने वाले हैं, एक तीर से कई निशाने लगाने वाले हैं। देखिए कैसे दिमाग करेंगे हम, कैसे दिमाग चलाएंगे यहां पे। तो इस टेबल को थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, हम थोड़ा नीचे जाने वाले हैं स्लाइड करके, क्योंकि इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे तभी बात बनेगी। तो ये 3 पोएम और तीनों की जो थीम है ना, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में हम लिखने वाले हैं इसको। कॉन्टेक्स्ट जो इसका लिखेंगे तो उसमें ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं नीचे की तरफ। यहां ऊपर लिखा हुआ ट्रिक फॉर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन विद क्रिटिकल कमेंट्स। हम क्रिटिकल कमेंट भी करेंगे नीचे, जो कि आपके उत्तर को और ज्यादा खूबसूरत और सुंदर बना देगा। चलिए नीचे चलते हैं। यहां देखिए, ये एक थोड़ा सा लाइन यहां दे रखी है, हम रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, नेम ऑफ द पोएम। यहां आपको पोएम का नाम लिखना है, कंपोज्ड बाय नेम ऑफ द पोएट। यहां पे आपको पोएट का नाम लिखना है। इसमें आपको किस पोएम से ये लाइनें ली गई हैं, किस पोएट के द्वारा लिखी गई हैं, ये 2 बातें इसके अंदर आपको क्या करनी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं। तो देखिए यहां पर सिंपल सी ये लाइन आपको याद कर लेनी है। देखिए मैं कहूंगा इसको कैसे याद करेंगे, तो ये तो भाई आपको याद करनी है ना, बिना मेहनत किए कभी कुछ काम नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत में एक कहावत है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। सोते हुए शेर के मुख में ना ऑटोमेटिकली शिकार आके नहीं घुस जाते, उसको जाना पड़ता है जंगल में, शिकार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा।
तो रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं इसमें रिस्क के लिए इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रिस्क, यहां पे इस जगह तो आपको पोएम का नाम लिखना है। ऊपर जो पोएम थी हमारी यहां रिस्क लिख रखी हुई है, तो नॉर्मली आप यहां पे इंसर्ट कर देंगे रिस्क, कंपोज्ड बाय, पोएट का नाम क्या था, चार्ल्स मैके, ये दूसरी वाली जेनेट रैंड, तो आपको यहां पे क्या करना है, जेनेट रैंड करना है। तो फर्स्ट पोएम जो रिस्क है जेनेट रैंड के द्वारा लिखी हुई है, तो आप इसमें क्या करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। ओके, तो ये आपका हो गया रेफरेंस। इसी रेफरेंस को मैं बाकी के लिए लिखना चाहूंगा माई गुड राइट हैंड के लिए, तो यहां क्या करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। इसी को मैं द लोटस के लिए लिखना चाहूंगा, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस कंपोज्ड बाय तोरुदत्त। ठीक है, अब ये तीनों के लिए एक ही रेफरेंस नॉर्मली काम आया। अब आते हैं हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसमें हम जो मुख्य विषय वस्तु होती है ना उसको लिखते हैं, मेन आइडिया क्या है इस पोएम का उसको यहां पर हाईलाइट किया जाता है। तो देखिए इन दिस पोएम, नेम ऑफ द पोएम, आपको पोएम का यहां पे नाम लिखना है। तो पोएम का नाम क्या है यहां पे, जैसे हम रिस्क की बात करते हैं, तो देखिए मैं यहां पे करूं कि इन दिस पोएम मतलब इन द पोएम रिस्क द पोएट, और पोएट का नाम क्या है, जेनेट रैंड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम रिस्क द पोएट जेनेट रैंड वांट्स टू टेल अस अबाउट, अबाउट के बाद यहां सब्जेक्ट दे रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे ये जो लाइन थी ना ये यहां इंसर्ट करनी है, इस जगह आपको लेके आना है अबाउट। अबाउट के बाद जो सब्जेक्ट है ये यहां पे आपको इंसर्ट करना है इस जगह पे। यहां पे लिखेंगे अबाउट टेकिंग रिस्क इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। टू को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा बच्चों, अबाउट के बाद में थोड़ा सा आपको टेकिंग करना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म में ले जाना पड़ेगा जरंड में। फिलहाल मैं नहीं समझाना चाहता, आपको क्या करना है, ये पूरी जो लाइन दे रखी है इसको यहां पर रख दें। तो देखिए क्या किया मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए, इन दिस पोएम रिस्क द पोएट जेनेट रैंड वांट्स टू टेल अस अबाउट टेकिंग रिस्क इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, ये ऐसा कैसा गया। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं दूसरी वाली पोएम के लिए लिखना चाहूं, माई गुड राइट हैंड। तो इन दिस पोएम माई गुड राइट हैंड द पोएट चार्ल्स मैके वांट्स टू टेल अस अबाउट, अबाउट के बाद फिर सब्जेक्ट इसका क्या है, अबाउट, अबाउट नन इज ट्रस्ट वर्दी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड। ये लाइन आपको यहां रख देनी है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट बन गया, है ना कमाल। नीचे तीसरी वाली पोएम के लिए द लोटस के लिए लिखते हैं इसको, इन दिस पोएम द लोटस द पोएट तोरुदत्त वांट्स टू टेल अस अबाउट, अबाउट के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, अबाउट द विक्ट्री ऑफ द लोटस। यहां लिख लेना है आपको, ये दिख रहा होगा आपको यहां से, द विक्ट्री ऑफ द लोटस, ये वाली लाइन लेनी है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम द लोटस द पोएट तोरुदत्त वांट्स टू टेल अस अबाउट, अबाउट सिंबॉलिकली कर लिख दें, आप कोई दिक्कत नहीं, सिंबॉलिकली कोमा लगा के, द विक्ट्री ऑफ द लोटस इंडियन कल्चर ओवर द लिली एंड द रोज। आगे वेस्टर्न कल्चर आप लिखना चाहे तो लिख दो, नहीं तो रोज तक फुल स्टॉप करके छोड़ दो। तो देखिए हमने एक ही रेफरेंस से तीनों पोएम का रेफरेंस लिखा, एक ही कॉन्टेक्स्ट से तीनों पोएम का कॉन्टेक्स्ट लिखा। अब आते हैं हम नीचे, इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा टेबल को आप ध्यान रखेंगे भाई बच्चों, हमें इसकी फिर जरूरत पड़ने वाली है नीचे। तो देखिए ये आ गया हमारा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहां क्या कह रहा है, दिस स्टैंजा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो यहां नेम ऑफ द पोएट लिखना है। ठीक है, तो यहां देखिए इस एस को तो मैं रहने दूंगा, जैसे मेरा नाम है ओमकार, तो मैं यहां पे ओमकार करूंगा, हम पोएट का नाम देने वाले हैं। तो जैसे हम मान लीजिए फर्स्ट पोएम के लिए लिख रहे हैं, रिस्क वाली के लिए लिख रहे हैं, तो यहां लिखेंगे दिस स्टैंजा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो पोएट का नाम जेनेट रैंड्स सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, पोएट हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू ग्लोरीफाई। अब सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट का मतलब हमें क्या लिखना है, जो हमने कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट डाला था ना अबाउट के बाद, वही यहां लिखना है। कौन सा वाला, ऊपर चलते हैं, ये वाला सब्जेक्ट, अबाउट टेकिंग रिस्क इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, ये सेम का सेम आपको यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे लेके आके रख देना है। फिर से सुनिए, दिस स्टैंजा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जेनेट रैंड्स, एस को रखना है, सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, poet has tried his best
टू ग्लोरीफाई, अबाउट टेकिंग रिस्क, ठीक है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। वो वाली लाइन आप यहां पर रखेंगे, पोएट कम्स बिफोर अस एज अ ट्रू लवर ऑफ नेचर। पोएट हमारे सामने एक ट्रू लवर के तौर पे आता है, नेचर के ट्रू लवर के तौर पे आता है। दीज लाइन्स, यहां एस और लगा लेना है। दीज लाइन्स आर हाईली म्यूजिकल, हाईली म्यूजिकल है, म्यूजिक जैसा आनंद होता है। सब्जेक्ट इज सीन इन द होल। अब देखिए सब्जेक्ट यहां पे क्या है, इस सब्जेक्ट की जगह आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, वही सब्जेक्ट बार बार सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका ये है, टेकिंग रिस्क, ठीक है। तो यहां पे आपको सब्जेक्ट अगर पूरा नहीं ना, सिर्फ रिस्क रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिस्क से भी काम चल जाएगा। मैं यहां पे जैसे कहूं कि रिस्क इज सीन इन द होल स्टैंजा, बात सही है ना, पूरे होल स्टैंजा में हम रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिख दीजिए रिस्क इज सीन इन द होल स्टैंजा, द पोएट इज एबल टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट ऑन अवर माइंड एंड हार्ट, द पोएम इज अ गुड एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स माइंड एंड हार्ट। तो देखिए एक ये मैंने थोड़ा सा कॉमन वे में एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका बताया है। आपसे कहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है, कोरा कागज था ये मन मेरा, तो वो तो करना ही नहीं है, कोरा कागज बनना नहीं है ना, हमें एग्जाम में कुछ लिखना है, तो एग्जाम में लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको सीखना ही पड़ेगा। तो आपको अभी फिलहाल ये तरीका अपना लेना है, और इसको अपनाने के बाद आप इस पोएम को जो मैंने अभी समझाया ना, सारी की सारी पोएम के लिए आप सेम अपना सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि माई गुड राइट हैंड के लिए मैं एक्सप्लेनेशन कैसे लिखूंगा, तो दिस स्टैंजा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ माई गुड राइट हैंड। आपको ऊपर जाना है, चार्ल्स मैके, ठीक है, तो हम यहां क्या रख देंगे, चार्ल्स मैके। दिस स्टैंजा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ चार्ल्स मैकेज, ऐसा तो रखना ही ना, मैंने पहले भी कहा था। सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, द पोएट हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू ग्लोरीफाई, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट क्या है, नन इज ट्रस्टवर्दी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड, तो यहां लिखेंगे द पोएट हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू ग्लोरीफाई दैट नन इज ट्रस्टवर्दी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट योर हार्ड वर्क एंड गॉड। चलिए ये सब्जेक्ट में आपको वही रख देना है, सब बार बार मैं कह रहा हूं इस चीज को। आगे इसको फिर पढ़ेंगे, तो पोएट कम्स बिफोर अस एज अ ट्रू लवर ऑफ नेचर, दीज लाइन्स आर हाईली म्यूजिकल, वापस यहां पर सब्जेक्ट आ गया, तो देखिए यहां पे क्या रखेंगे, हार्ड वर्क इज सीन इन द होल स्टैंजा, ठीक है। और आगे चलेंगे, द पोएट इज एबल टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट ऑन अवर माइंड, सेम जा रहा है, हमें उसमें और चीजें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं होशियार बच्चों के लिए, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा अलग ट्विस्ट करने के लिए बताऊंगा। आगे देखेंगे क्रिटिकल कमेंट में क्या दे रखा है, ये लिखना है आपको, एक पोएम का क्रिटिकल कमेंट दिया जाता है, तो ये 3 लाइन आपको ऐसे कैसे हूबहू रख देनी है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट, अगर रिस्क के बारे में तो रिस्क कर देंगे, माई गुड राइट हैंड के बारे में तो माई गुड राइट हैंड कर देंगे, द लोटस के बारे में तो द लोटस कर देंगे, सब्जेक्ट में आपको नाम रख देना पोएम का बस। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट रिस्क, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट माई गुड राइट हैंड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट द लोटस, तो आप ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हैं। द पोएट हैज यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द पोएट हैज यूज्ड सिंपल वर्ड्स इन द पोएम। ये आपका बहुत ही आसानी से एक एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया, और आप एक से सब की सब एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से लिख पाएंगे। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, मैं मेरे स्कूल में पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि बच्चे किस चीज को कहां तक याद कर पाते हैं, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ ये चीज आपको काम आने वाली है, इस बात को मेरी को ध्यान रखना। एग्जाम में आप इसको लिखो, साफ राइटिंग के साथ लिखो, अच्छा लिखो, एग्जामिनर आपको जरूर नंबर देगा, अच्छे नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, बात करते हैं होशियार बच्चों के लिए क्या करना है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है, आपको स्टेंजा देख लेना है कि स्टेंजा में वो किस चीज की बात कर रहा है, तो 1 या 2 लाइन आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में बढ़ा देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। स्टेंजा पे जाओ और उस स्टेंजा के आधार पे आपको चेक कर लेना है कि मुझे 1 से 2 लाइन कौन सी इसमें प्लस करनी है। अगर आप इसमें प्लस कर देते हो ना, तो आनंद आ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे और मजा आ जाएगा। चलिए, ये था आज का मैटर जिस पे मैंने बात की कि हम इसको कैसे एक्सप्लेनेशन को एक आसान वे में लिख सकते हैं। तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन विद क्रिटिकल कमेंट्स आप कोशिश करें इस तरह लिखने की। मैं कह रहा हूं आपका टीचर भी बहुत खुश होगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने इतना किया यार, कमाल है, जबरदस्त। तो चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम फिर एक अगले वीडियो के साथ आने वाला हूं, और तब तक के लिए फिलहाल आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि अगर आपको मैटर अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दो और एक लाइक बटन दबा देना, कुछ नहीं जाता है, सर को थोड़ा सा खुशी मिलेगी।
ठीक है, धन्यवाद।